अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, केरला के मल्लपुरम शहर के एक नौजवान शिहाब जो पैदल हज के सफ़र पे रवाना हुए हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोगों ने उनके वीडियो को वायरल किया, जिस तरह से हर शहर से वो गुज़र रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों में जो जोश और ख़रोश है वो शरई एतबार से कोई नाजायज़ और हराम नहीं है, वो बिल्कुल सही है। इससे एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमारी कौम के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि एक नौजवान अगर किसी शहर से गुज़र रहा है और वो पैदल हज के सफ़र पे रवाना है तो बिल्कुल हमने उसका इस्तक़बाल करना चाहिए और काबिल तारीफ़ है उसका ये अमल, क्योंकि ये जो है ना मेरा अपना ख़ुद का एक टॉपिक है। ये पैदल हज का या बाय रोड हज का जो सफ़र है, आप देखना उस पर मैंने 15 वीडियोज़ लॉकडाउन से तकरीबन 6 महीने पहले चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, यानी तकरीबन आज 3 साल हो चुके हैं। क्योंकि मैं ख़ुद उन लोगों में हूँ जो बाय रोड हज को जाने को मैं ख़ुद उसको तरजीह देता हूँ। तरजीह नहीं बल्कि मेरा पूरा रिसर्च है उस पर, पूरा मैंने उसका एक प्लान पूरा जो है रोड मैप तैयार किया था मैंने। उसके बारे में जितनी रिसर्च करना चाहिए, जितनी तहक़ीक़ करना चाहिए, जितनी मालूमात लेना चाहिए, हर मुल्क के कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से, मैंने उन सब से बात करके मैं बैठा हुआ हूँ। अगर आपको देखना है, देखो आज कितनी तारीख़ है, 25 जुलाई 2022 है, तो चैनल आपके सामने है, आप खुद जाओ। 15 वीडियोज़ है, वो पूरा मैंने उसको नंबर दिए हुए हैं कि 1 लाख से कम में भी आप हज का सफ़र कैसे कर सकते हैं। और वो सारे वीडियोज़ जो मैंने बनाया था उनके सबके बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि हर मुसलमान जो है वो हज की सआदत को हासिल कर सके। 5 लाख 6 लाख, अब हर गरीब आदमी जो है 1-1.5 लाख रुपये हर आदमी ख़र्चा कर सकता है। आज तो उतने में उम्रा हो रहा है, लेकिन आप हज भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास में एक तो एजुकेशन की कमी होती है, मालूमात की कमी होती है कि कौन सा वीज़ा कैसा लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए और किस तरह से उसकी मालूमात लेना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग फिर 7 लाख 8 लाख रुपये हमारे ख़र्चा हो जाते हैं। और मैंने जो रिसर्च किया था उस वक्त में मैंने दोनों रूट से रिसर्च किया था। इंडिया से अगर हम हज के लिए जाना चाहते हैं तो एक तो हमारे लिए रूट है वाघा बॉर्डर से, अमृतसर से लाहौर बिल्कुल करीब है, और लाहौर से ट्रेन चलती है इसके लिए क्या कहते हैं उसको, कोयटा के लिए। अगर आप कोयटा पहुंच जाते हैं, कोयटा से फिर जो बसेस चलती है और प्राइवेट टैक्सियां वगैरह चलती है वो आपको ईरान के तफ्तान बॉर्डर पे पहुंचा देते हैं। और तफ्तान बॉर्डर से आप ईरान में एंट्री करके फिर ईरान से जो है बसरा शहर है इराक़ का, और अभी 30 सालों के बाद पहली मर्तबा सऊदी अरबिया ने अपने बॉर्डर जो है ना वो लोगों के लिए, इराक़ और सऊदी के दरमियान का जो बॉर्डर है वो अभी तक बंद था, लोगों को कुवैत से जाना पड़ता था। अब आपको कुवैत से जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 सालों के बाद, यानी सद्दाम हुसैन ने जिस वक्त में कुवैत पे अटैक किए थे उस वक्त सऊदी ने अपने सारे बॉर्डर इराक़ के साथ में बंद कर दिए थे लोगों अवाम के लिए। बाकी जो ट्रक वगैरह है वो जाते आते थे, लेकिन पब्लिक को परमिशन नहीं थी। अभी उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले उन्होंने अपने वो बॉर्डर लोगों के लिए भी खोल दिए कि भाई इराक़ के और इराक़ के रास्ते से जितने भी हाजी आने वाले हैं वो बाय रोड भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे मसले जो आते हैं, जो मेरा रिसर्च था मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस तरह का सफ़र करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। इस तरह का सफ़र करने का मेरे वो वीडियो देखो आप मेरी रिक्वेस्ट है, 15 वीडियो है मेरे उस उन्वान के ऊपर, उसमें मैंने ये सब बातें बताया हुआ हूँ कि देखो वो मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उस वक्त में, तो वो हमारा सफ़र जो था, क्योंकि पहले हमने ऐसा प्रोग्राम बनाए पूरा तहक़ीक़ करके। मैंने जब तहक़ीक़ किया था तो लाहौर से मदीना मुनव्वरा वो होता है 4800 किलोमीटर बाय रोड अगर आप जाते हैं, और पता है वो कितना है, वो उतना ही है जितना हमारे अपने देश के अंदर हम एक कोने से दूसरे कोने में अगर जाते हैं तो वो उतने ही किलोमीटर होता है, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे लंबी जो ट्रेन है वो उससे ज़्यादा चलती है। तो यानी वो इतना हमारे लिए आसान रास्ता है। लेकिन मसला वहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा मसला जो है वो है पाकिस्तान के वीज़ा का।
सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के रास्ते से सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के वीज़ा का। अब आपको हैरत होंगी ये जानकर के वो वीज़ा के लिए हमने पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है उनसे भी बातचीत की है और उसकी भी मेरी पूरी रिकॉर्डिंग बने, वो भी वो 15 वीडियो में डाला हुआ हूँ, एक वीडियो में आप वो भी सुन सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले भाई हम इंडियंस को किसी भी कीमत पे वीज़ा नहीं देते, खलास। वीज़ा अगर इंडियन को चाहिए तो सिर्फ एक ही शक्ल है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार वहाँ पे रहता हो, वो इनविटेशन लेटर दे, फिर उसकी पूरी वहाँ पे इंक्वायरी तहकीकात होंगी, उसके बाद तुमको यहाँ से वीज़ा उतने ही दिनों के लिए इशू किया जाएगा जितने दिन तुम्हारे रिश्तेदार को मिलने वाले हैं। तो ये जो हमारा रास्ता था फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे बस में जितनी कोशिश थी मैंने वो कोशिश किया। कौंसलर से मैंने बातचीत किया, पूरी तहकीकात किया, उन्होंने बोले बिल्कुल भी नहीं देते बोले। और मुझे उल्टा उन्होंने ये डीमोटिवेट किया, बोले भाई तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आ गया कि बाय रोड तुमको हज करना है बोल के। खुद हमारे मुल्क के लोग जो है वो प्लेन से हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। बोले मौलाना साहब आप जो है हवाई जहाज़ से जाइए बोले हज के लिए, ये आप कहाँ ये चक्कर में पड़ गए बोले आप। वो पूरी रिकॉर्डिंग है, आप उसको उसमें मेरे 15 वीडियोस जो है उसके अंदर। खैर, तो फिर मैंने क्या किया, उसको कैंसिल किया। वो पूरा जो सफ़र था मैं बोला नहीं यार जाने दो, अब ये रास्ते से तो मुश्किल दिख रहा, क्योंकि मेन मसला पाकिस्तान के वीज़ा का है और वो किसी भी कीमत पे हमको वीज़ा नहीं देते, खलास। जब उन्होंने बोल दिया हम बिल्कुल देते ही नहीं, बोले हमारे पास सिर्फ इंडियंस को वीज़ा उसी सूरत में मिलता है, तुम्हारा कोई रहना चाहिए उसने, और वो भी तुम वहाँ जाके रोज़ तुमको वहाँ के पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देना है और फिर बाद में वापस आ जाना है। और वो भी तुम वाघा बॉर्डर से नहीं जा सकते, उसके लिए भी तुमको जो है बाय ट्रेन जाना पड़ेगा या फिर तुमको जो है बाय प्लेन जाना पड़ेगा। वाघा बॉर्डर से जो नॉर्मल इंडियंस हैं उनको एंट्री नहीं है, वो जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। वाघा बॉर्डर से सिर्फ जो फॉरेनर्स है वो जा सकते, वो आ सकते। ये सब करके बैठा हूँ मैं। खैर, उसके बाद फिर हमने फिर दूसरा प्रोग्राम बनाया मैंने, वो भी है मेरे वो वीडियोस के अंदर, कि भाई अब जब ऐसा हमको वीज़ा नहीं मिल रहा है तो फिर अब एक काम ये करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ये है म्यांमार में एंट्री की जाए। म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा बोलते, बर्मा वाले अब हमको ऑनलाइन भी वीज़ा देते। फिर अब हमने वो रिसर्च शुरू किए, उस पर भी मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो डाला हूँ। और ये सफ़र का मकसद क्या है वो मकसद मैं बताता हूँ आपको। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, देखो पहले ज़माने में जो अल्लाह वाले थे, जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में मिलता है कि वो 1 साल जो है हज किया करते थे, यानी 1 साल का गैप दे देते थे, फिर उसके अगले साल वो और पैदल हज किया करते थे और जो है एक मरतबा सवारी के ऊपर हज किया करते थे। इस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने, और कितने वाक़ियात थे पहले ज़माने में। तो क्या था, इंडिया से भी लोग सवारियों पे जाते थे। ख़ुद हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की जो आप बीती है, उनका जो पहला हज का सफ़र हुआ अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि के साथ में, वो काफ़ी इंसान के रोंगटे खड़े करने वाला वाक़िया, यानी वो सफ़रनामा है जिसमें मक्का से मदीना वो लोग ऊँटों पे जा रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर वो ऊँट चल रहे हैं और वो ऊँट जो है ज़रा सा पैर फिसल गया कि सीधा आप खाई में गिर जाओगे। इस तरह के वो रास्ते थे उस ज़माने के अंदर। ये लोगों ने वैसे हज किए हुए हैं। तो चूँकि पहले जो है पूरी दुनिया के बॉर्डर एक दूसरे के लिए ओपन थे और इतने सारे मसले मसाइल नहीं थे, तो लोग आसानी से सवारियों से भी जो है हज का सफ़र करते थे, पानी के जहाज़ से जाते थे। इसका फ़ायदा क्या होता है, वो फ़ायदा मैं जो बता रहा था वो ये कि ऐसे ही पहले भी लोग जो है ना 1-1 साल पहले निकल जाते थे, 6-6 महीने पहले जाके निकलते थे। और उसका फ़ायदा ये होता था, रास्ते में जितने भी मकामात है आप उनकी ज़ियारत करके और वो सारे मकामात की विज़िट करके आप जा सकते थे। अभी जैसे मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया था वाघा बॉर्डर से एंट्री का, तो उसमें मेरे जहन में ये था कि भाई लाहौर जाते हैं तो वहाँ पे बादशाही मस्जिद है और फिर हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार है, और फिर इसी तरह से वहाँ पे जो है कलंदर जो है, क्या नाम है मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका वहाँ पे मज़ार है। इसी तरह से और वहाँ पे बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, उनकी ज़ियारत हो जाएंगी, मुलाकात होती है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते
जैसे जैसे आपका सफ़र हो रहा है, वो सफ़र के एतबार से आप जो है जब ईरान में चले जाते हैं, तो चूँकि ईरान ख़ुद अपनी जगह पर एक तारीख़ी मुल्क है, और ईरान हम इंडियंस को जो वीज़ा देता है वो फ्री में देता है, ज़ियारत का वीज़ा 1 रुपया भी नहीं लेता, और ऑनलाइन जो है वो ज़ियारत का वीज़ा मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है समझो। मसला खाली पाकिस्तान के वीज़ा का था, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, उसने कहा नहीं भाई हम वीज़ा देते ही नहीं, बोले ऐसा, तो फिर हमने जो नया प्रोग्राम बनाए थे वो बनाए थे म्यांमार से। म्यांमार का ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है और पैदल आप एंट्री कर सकते हैं म्यांमार में चलते चलते। तो फिर मैंने सोचा था कि भाई ट्रेन से जो है गुवाहाटी चलेंगे, फिर वहाँ से बस के ज़रिए से मोरे बॉर्डर पहुँचेंगे, और मोरे बॉर्डर जाने के बाद में आप जो है म्यांमार में एंट्री कर सकते हैं। और ये मेरा पूरा सफ़र था 1 लाख रुपये के अंदर का। म्यांमार बॉर्डर में जब आपने एंट्री की है तो म्यांमार से बसेस चलती है थाईलैंड बॉर्डर के लिए, और वो बस वाले अपने इंडिया के हिसाब से लेते हैं 2200 रुपये। आपको उन्होंने थाईलैंड बॉर्डर पे पहुंचा दिए। थाईलैंड के बॉर्डर पे जैसी ही आपकी एंट्री हुई तो थाईलैंड का भी वीज़ा इंडियंस को ऑन अराइवल मिलता है, लेने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट आपने दिखाए, उनका वीज़ा मिल गया, वहाँ से आपने एंट्री किया। तो थाईलैंड से लाओस का जो बॉर्डर है वो मुश्किल से एक 50-60 किलोमीटर के दूरी पे है। आप थाईलैंड में एंट्री करके वहाँ से बस पकड़ के लाओस बॉर्डर जा सकते हैं। लाओस का भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। लाओस भी हमको इंडियंस को जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल देता है। लाओस में आपकी एंट्री हो गई तो लाओस का रास्ता वो है जहाँ से आप चाइना में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आप म्यांमार को भी चाइना का बॉर्डर है, लेकिन म्यांमार का चाइना का बॉर्डर बंद है। इंडिया को भी चाइना का बहुत बड़ा बॉर्डर है, लेकिन वो भी बंद है, वहाँ से पैदल जा आ नहीं सकते हैं। सिर्फ लाओस एक ऐसा मुल्क है जहाँ के बॉर्डर से आप चाइना में एंट्री कर सकते हैं पैदल चलते हुए। तो वहाँ पे एंट्री करने का तरीक़ा ये है कि आप चाइना का वीज़ा आपको इंडिया से लेकर जाना पड़ेगा। जो वीज़े आपको लेना है मैं वो बता रहा हूँ। आपने चाइना का वीज़ा ले लिए, सिर्फ चाइना का वीज़ा आपको यहाँ से लेना है, और वो उस ज़माने में, अब चूँकि अभी तो चाइना के सारे बॉर्डर बंद है, अभी तो एंट्री भी नहीं कर सकते, म्यांमार में भी नहीं कर सकते, वो मैं बाद में आऊँगा वो टॉपिक पे। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने वो 15 वीडियो बनाया था तो चाइना पूरी दुनिया के लिए, चाइना के 15 बॉर्डर ओपन थे उस वक्त में अलग अलग मुल्कों के लिए। उस पर पूरा रिसर्च करके हमने कि बाय ट्रेन भी चाइना जा सकते और बाय बस भी चाइना जा सकते। अब लाओस से आपने चाइना में एंट्री किए। अब चाइना जब आप चले गए तो चाइना में सहाबा इकराम के मज़ारात हैं और क़ब्रें हैं, सहाबा आराम कर रहे हैं चाइना में। चाइना के वो शहरों से गुज़र कर और फिर चाइना के मुसलमानों के हालात देखकर, जो हम बार बार बोलते हैं ना चाइना में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अरे भाई तुम खुद सफ़र करो, पूरा मुल्क, तुम मुल्क के जुनूब से एंट्री हो गई तुम्हारी, तुमको शिमाल में जाना है तो पूरा मुल्क देखते दिखाते, गांव, मस्जिद, मदरसे, वहाँ पे भी बड़े बड़े मदारिस है, और वहाँ के मदारिस के बच्चे आगे पढ़ाई के लिए मदीना यूनिवर्सिटी जाते हैं या जामिया उम्मुल कुरा जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे जो है ख़ुद गवर्नमेंट अपने ख़र्चे से अपने स्कॉलरशिप पे वहाँ के उलामा को भेजती है मदीना यूनिवर्सिटी। वो ख़ुद आप अपनी आँखों से देख सकते थे। और फिर उसके बाद में जो शिनजियांग सूबा है, जिसके बारे में बोलते हैं कि उइगर मुसलमानों पे जुल्म, तो आप वहाँ से गुज़रते हुए किर्गिज़स्तान में आपकी एंट्री। अब किर्गिज़स्तान का वीज़ा भी हमको ऑनलाइन मिलता है। फिर वहाँ से उज़्बेकिस्तान। अब ये मुल्कों में क्या फ़ायदा है, उज़्बेकिस्तान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुल्क है, बुखारा उज़्बेकिस्तान में है, समरकंद जहाँ इमाम बुखारी का मज़ार है वो उज़्बेकिस्तान में है, और साहबा इकराम की क़ब्रें हैं हर जगह पे, हर मुल्क में आपको मिलेंगी। वो आप वहाँ पे, और फिर वहाँ का दीनी माहौल भी देख कर के भाई इन मुल्कों में मुसलमान कैसे रहते हैं, आपके अंदर थोड़ी फ़िक्र भी पैदा होंगी दावत के काम के भी एतबार से। अब आप ये मुल्कों में गुज़र रहे हैं तो आपके अंदर एक फ़िक्र पैदा होंगी कि भाई इन मुल्कों के अंदर कितनी मेहनत की ज़रूरत है, नहीं है। अब आप उज़्बेकिस्तान से गुज़रते गुज़रते फिर आपको उज़्बेकिस्तान से जो है, फिर उज़्बेकिस्तान से जो है 2 रास्ते हैं। या तो उज़्बेकिस्तान से फिर आपको तुर्कमेनिस्तान जाना है, लेकिन वहाँ पे भी फिर वीज़ा का मसला है कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो हम इंडियंस को वीज़ा नहीं देता। इंडियंस को ही नहीं, किसी कुछ नहीं देते वो लोग, उनके भी बहुत सख्त शराइत है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को हमने लिस्ट से बाहर निकाल दिए। उसके बाद में है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का वीज़ा इंडियंस को आसानी से मिल जाता है। अफ़गानिस्तान में बाय रोड थोड़ा सा बॉर्डर आपको क्रॉस करना है और फिर आप अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट ईरान में एंट्री कर लेते हैं।
ईरान में जैसे ही आपकी एंट्री होती है तो ईरान के अंदर आप ईरान के शिमाल में दाखिल हो रहे हैं, तो वहाँ से फिर ये जो सारे शहर है ईरान के, मशहद है शिमाल में, मशहद पहले सबसे पहला शहर पड़ता है। अब वो ख़ुद इतना बड़ा शहर है, मशहद जो शहर है उसमें जगह जगह पे सहाबा इकराम के मज़ारात है और मुसलमानों की तारीख़ और वो सारी चीज़ें। ईरान ख़ुद एक ऐसा मुल्क है जो पूरा देखने के लिए आपको 2 से 3 महीने लगते हैं, और इतना सस्ता भी है हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से। बसों के टिकट सस्ते, ट्रेन के टिकट सस्ते। आपको पूरा ईरान क्रॉस करना है और ईरान से आप गुज़रते गुज़रते जब जुनूब में पहुँचोगे तो इराक़ का जो वीज़ा है वो आपको ईरान में मिल जाता है। $50 इराक़ वाले लेते हैं। ये पूरा मैंने रिसर्च करके बैठा उस ज़माने में, $50 वो लेते हैं और वो भी ज़ियारत का वीज़ा आपको देते हैं। इराक़ वाले भी ज़ियारत का वीज़ा लेके आप जो है, अब ईरान में भी जो आप है, ईरान के वीज़ा का मैंने पहले ही बताया हूँ, ईरान फ्री में वीज़ा देता है इंडियंस को, और वो भी ऑन अराइवल भी देता है और ई वीज़ा भी वहाँ का मिलता है। वहाँ से फिर आपकी एंट्री हो गई इराक़ में। तो इराक़ जाने के बाद में इराक़ का सबसे पहला शहर जो बॉर्डर पे ही है वो है बसरा। बसरा मशहूर व मारूफ़ है। बसरा की अपनी ख़ुद की एक तारीख़ है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हम बार बार सुनते हैं। उसके अलावा भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है वो पूरी बसरा से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि करबला जो है वो बसरा के करीब ही है और बसरा के अंदर ही बसरा और उसके पड़ोस में फिर कूफ़ा है। ये दोनों शहर ही जो है वो शहर है ये जहाँ पे जिन शहरों के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वो सारे आसार, वो सारे तारीख़ी वाक़यात इनसे जुड़े हुए हैं। और बसरा में ही जो मुख्तार सक़ाफ़ी था, बाद में उसने उसी के अंदर पूरा क़त्ल-ए-आम मचाया था। खैर वो बसरा की अपनी एक तारीख़ है। और उसके अलावा फिर हम कूफ़ा पहुँचते हैं तो आज जो है कूफ़ा को नजफ़ कहते हैं। तो नजफ़ जो शहर है वहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है। इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की मस्जिद है जो ख़ुद उन्होंने तामीर की थी, और वो मस्जिद आज भी है वहाँ पर। और उनके अलावा भी अब ये तो सारे सहाबा इकराम के यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ममालिक है। अब इराक़ भी वो मुल्क है, अगर आपके पास में ज़ियारत का वीज़ा आपको मिल गया है तो आप एक महीना भर इराक़ में भी ये सारे जो मकामात है और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के भी वहाँ मज़ारात है। उसके अलावा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बग़दाद में, और इसी तरह से हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बग़दाद के अंदर उनका भी मज़ार है। इसी तरह से बग़दाद तो पूरा क्या पूरा शहर, और फिर वहाँ पे इल्मी जो मकामात है बिल्कुल आप उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला ये भी याद रखो, लोग बोलेंगे यार तुम बहुत ही ज़ियारत के क्या यानी बता रहे हो कि इनके मज़ार की ज़ियारत हो जाएंगी, उनके कब्र की। तो इस बात के ऊपर हमारे उलामा का फ़तवा है कि अगर आप रास्ते से गुज़र रहे हो और रास्ते में किसी अल्लाह वाले की कब्र आ जाती है या कोई कब्रिस्तान आ जाता है तो आप उसकी ज़ियारत करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हम ख़ास उसी ज़ियारत के लिए सफ़र करके नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये सारे शहर हमारे हज के सफ़र के दरमियान में आ रहे हैं। और वो सब तारीख़ी मकामात भी है, वह यानी उन शहरों की अपनी एक तारीख़ है। तो सफ़र के दरमियान ये सारे शहर हमको मिल रहे हैं, तो हम वो सारे शहर जो है वो देखते देखते इस तरह से जो है हम वहाँ से गुज़र रहे हैं। तो ये सफ़र का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने आपको बताया हूँ कि मैंने जो रोड मैप बनाया था, कि किस रूट मैप जो बनाया था मैंने, कि किस तरह से जो है ये हज का बाय रोड सफ़र कर सकते हैं आसानी सहूलत के साथ, या फिर जो है यानी बाय रोड भी कर सकते हैं। और जैसे ये शिहाब का जो पैदल हज का सफ़र है, तो इस तरह से जो है ना पूरा सफ़र आप, ये सफ़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ज़ियारतें करते करते और कम ख़र्च के अंदर आप आसानी के साथ में अब आपका सफ़र हो रहा है। तो इराक़ के बाद में अब जब आप सऊदी में एंट्री करते हो, तो पहले ऐसा था कि इराक़ से कुवैत और कुवैत से सऊदी जाना पड़ता था, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने अपना जो 30 साल से बंद बॉर्डर था इराक़ के साथ अवाम के लिए उसको खोल दिया है कि भाई आज अब आम पब्लिक भी जो है उन बॉर्डर से जो हज को जाने आने वाले हैं और हज की जो गाड़ियां हैं
वो बिल्कुल वहाँ से गुज़र सकती है। तो आप भी उस रास्ते से सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सऊदी बॉर्डर में एंट्री होती है तो करीब में ही जो शहर है वहाँ से फिर आप आसानी से बॉर्डर पे भी आपको गाड़ियाँ मिल जाती है, टैक्सियाँ वगैरह, जिसके ज़रिए से आप करीब के शहर में पहुँच के फिर वहाँ से बाय रोड आप आसानी के साथ सबसे पहले आपको मदीनतुल मुनव्वरा आएगा, या फिर जब आप सऊदी में एंट्री किए तो शिमाल के अंदर तबूक है, ग़ज़वा तबूक का जो वाक़या हम सुनते हैं वो तबूक का सफ़र कर सकते हैं। फिर उसके अलावा और जो शिमाल में शहर है, बहुत सारे शहर है, वो सारे शहरों का आप सफ़र करते हुए फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जारी रखते हुए मदीना मुनव्वरा आप पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद फिर आप आसानी के साथ में मक्कतुल मुकर्रमा, अब तो वहाँ ट्रेन भी चल रही है। अब सऊदी के वीज़ा पर हम आते हैं। तो सऊदी के वीज़ा का मसला ऐसा है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के बॉर्डर भी पूरी दुनिया के लिए खोल दिए हुए हैं। 60 मुल्क ऐसे हैं जिनको सऊदी अरबिया ऑनलाइन वीज़ा दे रहा है ज़ियारत का, यानी टूरिस्ट वीज़ा देता है वो 60 मुल्कों को, वो भी ऑनलाइन। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश उस लिस्ट में नहीं है। उनके अलावा बाकी दुनिया के कोई भी मुल्क के रहेंगे लोग जो 60 लिस्ट में आप अपना मुल्क देख लेना, तो उनको सऊदी अरबिया ऑनलाइन वीज़ा देता है, यानी आपको वहाँ के कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अब इंडिया जैसे मुल्कों में क्या है, अब देखो ये भी काफ़ी तकलीफ़ देने वाली बात है कि जो अमीर मुल्क है उनको तुम घर बैठे वीज़ा दे रहे हो, और हमारे जैसे जो खून पसीने की अपनी मेहनत मजदूरी के पैसों पे लोग उम्रा और हज करने वाले हैं, उनको इन्होंने फंसा दिए एजेंटों के और दल्लालों के चक्कर में। अब उम्रे का एक सिंपल वीज़ा है जो आपको मुश्किल से 8 से 10 हज़ार के अंदर मिलना चाहिए, वही वीज़ा लोग 15-15 हज़ार रुपये में और 20-20 हज़ार में ख़रीद रहे हैं। ऐसे ही हज का जो वीज़ा है वो वीज़ा भी सऊदी गवर्नमेंट बाकी मुल्कों को आज़ाद तौर पे वो देते हैं, और हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ लगाई हुई है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हम कोशिश करें, हज का जो वीज़ा है हम कोशिश ये करें कि हमको सऊदी कॉन्सुलेट वो किसी तरह से दे दे। अगर उन्होंने नहीं दिए हमको तो फिर वो हमको ख़रीदना पड़ेगा हज का वीज़ा। बाकी उम्रे के वीज़ा का उतना मसला नहीं है, उम्रे का वीज़ा आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप इराक़ में हैं तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ईरान में हैं तो वहाँ से ना अप्लाई करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान और सऊदी के ताल्लुकात ख़राब है। लेकिन इराक़ से करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि भाई हम ज़ियारत के लिए निकले, और आपने अगर अपनी सफ़र की हिस्ट्री उनको बताई कि देखो ये पूरे सफ़र से हम गुज़रते इस तरह से आए हैं, और रास्ते में थोड़े से वीडियोस भी बनाते चले और तस्वीरें भी लेते चले, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉन्सुलेट के अंदर काम आती है। कॉन्सुलेट में बताने के लिए कि देखो हम चाइना गए थे, ये चाइना के थोड़े से वीडियोस है, और ये उज़्बेकिस्तान के अंदर हमने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत की थी, और फिर उज़्बेकिस्तान से ऐसा हम आए और फिर ये हम ज़ियारत के लिए निकले। मतलब आपने कॉन्सुलेट के अंदर उनको ये इत्मीनान दिलाना ज़रूरी है कि आप ज़ियारत के सफ़र पे निकले हैं हज के, तो आप रास्ते से ज़ियारत करते हुए गुज़र रहे हैं। जब उनको इस चीज़ का इत्मीनान हो जाएगा तो फिर वो आपको हज का भी वीज़ा दे सकते हैं, उम्रे का भी वीज़ा दे सकते हैं, कोई बईद नहीं है उनके लिए। अगर वो कॉन्सलर का दिल थोड़ा सा नरम हो गया तो बाकी तो अगर समझो हज का वीज़ा उन्होंने नहीं ही दिया तो फिर उसके लिए फिर वही शक्लो सूरत है कि किसी ना किसी को सऊदी में पकड़ना पड़ेगा। कफ़ील वगैरह का जो सिस्टम है वहाँ पे फिर वो आपको कोशिश करना पड़ेगा किसी कफ़ील को पकड़ के, उसके ज़रिए से फिर अगर आपको हज का वीज़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात। बाकी तो उम्रे का कोई मसला नहीं है और ज़ियारत का भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आपने उनको ये बता दिए कि भाई मैं ज़ियारत करते करते पहुंचा हूं तो मुझे भी टूरिस्ट वीज़ा दो, तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पे ये बाकी के शहर घूमते घूमते मदीना और फिर आगे मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचूंगा। तो इस तरह से अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं तो ज़ियारत का तो वीज़ा मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो ख़ुद उनके टूरिज़म को ये कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको, टूरिज़म जो है वो ख़ुद चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो ख़ुद अपने टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी दुबई गया था तो दुबई एक्सपो के अंदर जो सऊदी का
ये बना हुआ था, सऊदी का जो पवेलियन था, और मैंने जब उसकी ज़ियारत किया तो मैंने जब उसको देखने के लिए गया तो वो उसके अंदर यही बता रहे थे कि भाई सऊदी आओ, हमारे यहाँ पे भी जो है बड़े बड़े हिल स्टेशन हैं और हमारे यहाँ पे खजूरों के ऐसे बागात है और ये है और नहरें है और बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। और वो लोग वहाँ बाज़ाब्ता डेस्क लगा के बैठे थे और लोगों को बोल रहे थे सऊदी जो है वो टूरिज़म को प्रमोट कर रहे थे। तो अभी वो ख़ुद अपने टूरिज़म को प्रमोट करने में लगे हैं। तो ज़ियारत का वीज़ा यानी विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आसानी के साथ में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी रहा हज के वीज़ा का, तो फिर आप वहाँ जाने के बाद में भी एक आधे वकील को, कफ़ील को पकड़ के उसके ज़रिए से आप जो है कोशिश कर सकते हैं। अब वापस आने का ऐसा है कि जिद्दा से जो है ना आसानी से, अभी मैं आपको और भी बहुत सारी यानी तरतीबें बताता हूँ सस्ते टिकट की, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो मैंने एक और चैनल बनाया है, उसका नाम है पैराडाइज ट्रैवलर, और वो बनाया इसीलिए ताकि मैं आपको सस्ते टिकट और वीज़ा वगैरह की इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। सस्ते टिकट का आसान फार्मूला ये है कि बहुत सारी जो एयरलाइंस है उनके वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना ये करके रखने का, सब्सक्राइब करके रखने का कि भाई तुम्हारे जब भी कुछ ऑफ़र वगैरह रहे तो हमको ईमेल करो, और अपने ईमेल आईडी को डेली चेक करने का। इसमें क्या होता है, कभी कभी वो ऑफ़र निकालते हैं। अभी जैसे आज जो है ना एयर एशिया का ऑफ़र चल रहा है। एयर एशिया आपको 6,000 रुपये में इंडिया से कुआलालंपुर और इंडिया से थाईलैंड इस तरह से रिटर्न टिकट दे रहा है आपको। आज ही मैंने सुबह में ही उनका ईमेल चेक किया, मैं ऐसा रोज़ चेक करता हूँ। अभी 2 रोज़ पहले वियतनाम एयरवेज़ की ऑफ़र बंद हुई। उनकी ऑफ़र ऐसी थी $0 में सफ़र करो, और ऑफ़र थी मुंबई से या दिल्ली से या अहमदाबाद और हैदराबाद और बेंगलुरु से। उनके एयरलाइन से जो है अगर आप वियतनाम सफ़र, और भी बहुत सारे शहर थे उसमें, वियतनाम थे और उसके अलावा और भी कुछ शहर थे, वहाँ पे $0 मतलब सिर्फ आपको फ्यूल चार्जेस, जो प्लेन के फ्यूल के जो चार्जेस है वो देना पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह है वो मिला के भी 8,000 रुपये में वो रिटर्न टिकट मिल रहा था। ऐसे ही ऑफ़र चलते रहते हैं, तो हमने उस पर नज़र रख के 6 महीने 8 महीने पहले बुकिंग किए, 2 महीने 3 महीने पहले भी किए, तो भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमको सस्ते से सस्ती टिकट मिलती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के ज़माने में जब लोग प्लेन के टिकट 30-30 और 40-40 हज़ार में ख़रीद रहे थे, मैंने सिर्फ 8,000 रुपये में UAE का सफ़र करके मैं वापस आया, सिर्फ 8,000 में। अब कैसे आया हूँगा मैं, क्योंकि मैं ऐसे ही स्पाइस जेट की जो फ़्लाइट है, ऐसे ही उनका ईमेल आया कि भाई ऑफ़र चल रही है, अगर आप मुंबई से रास अल खैमा की फ़्लाइट बुक करते तो कोई मसला नहीं है, दुबई गए, शारजा गए, रास अल खैमा गए, क्या है उसमें। रास अल खैमा से जो है फिर 50-50 रियाल वो दिरहम लेते वो लोग कहीं पे भी आपको छोड़ने के। तो इस तरह से जो है ना, हमने ये सब चीज़ों पे नज़र रखे, भाई 8,000 तो 8,000 में जब आपको रिटर्न टिकट मिल रहा है, तो ऐसे ही जिद्दा का जो रिटर्न टिकट, बाज़ औक़ात तो हम वो टिकट पहले से बुक करके रखें, फिर जिद्दा से आप डायरेक्ट आ सकते हैं मुंबई को, कहीं पर भी जो भी आपका शहर है। बताने का मकसद ये है, ये पूरे वीडियो का सिर्फ यही है कि बिल्कुल पैदल जो हज का सफ़र है वो काबिल तारीफ़ है, बाय रोड भी जो हज का सफ़र है वो काबिल तारीफ़ है। अगर किसी को पाकिस्तान वीज़ा देता है तो वो तो सर आँखों पर है, और अगर नहीं देता है ना तो फिर ये रास्ता है जो मैंने बताया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस से चाइना में एंट्री। अब प्रॉब्लम अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि म्यांमार बंद है। इंडिया ने अभी तक म्यांमार का लैंड बॉर्डर ओपन नहीं किया और म्यांमार के हालात बहुत ख़राब है, पहले ही अलर्ट है उसके बारे में। कल की न्यूज़ है, उन्होंने जो है 400 गाँवों को जला दिया खुद। अच्छा, म्यांमार में प्रॉब्लम ये भी है कि ये दुनिया का एक ऐसी वहाँ की फ़ौजी हुकूमत है जो अपने ही मुल्क वालों पे बम बरसा रही है। आपने देखे होंगे आज तक ये मुल्क वो मुल्क पे बम बरसाता था। ये पागल जो वहाँ की आर्मी हुकूमत है, उन्होंने वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिए। उस पर मैंने अभी 2 रोज़ पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अगर श्रीलंका में अल्लाह का अज़ाब है तो म्यांमार में और चाइना में और दूसरे और बहुत सारे मुल्कों में क्यों नहीं। वो वीडियो पूरा देखो तो आपको ये और डिटेल में पता चलेगा। अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, अभी बताने का मकसद सिर्फ ये है, म्यांमार का बॉर्डर अभी बंद है,
चाइना का भी बॉर्डर अभी बंद है। बॉर्डर तो क्या, चाइना का भी सभी बंद है, यानी प्लेन से भी चाइना जो है टूरिस्ट वीज़ा नहीं दे रहा है। तो ऐसे मसाइल है अभी फ़िलहाल के लिए, ये रास्ता पूरी तरह से लॉक है। अब जो शिहाब है, तो शिहाब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, अब मुझे ये पता नहीं है कि उसको जो है पाकिस्तान का वीज़ा मिला है या नहीं मिला है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसके पास इंडिया के अलावा किसी और देश का पासपोर्ट है, या अगर वो यूके सिटीज़न है, या वो पुर्तगाल का सिटीज़न है, या वो अमेरिकन सिटीज़न है, या कैनेडियन सिटीज़न है और एनआरआई है और इंडिया में भी रहता है, और इंडिया का पासपोर्ट उसके पास नहीं, फिर तो उसको पाकिस्तान के वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो वाघा बॉर्डर से जो है ना, चलते हुए नहीं बल्कि लेटते हुए और भागते हुए दौड़ते हुए वो जा सकता है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंडियन अगर पासपोर्ट उसके पास में है तो फिर मैं खुद भी परेशान हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तलाश किया कि मुझे शिहाब का एक आधा वीडियो मिल जाए खुद के इंटरव्यू का, कि उसको पाकिस्तान का वीज़ा कैसे मिला, तो फिर मैं वो, लेकिन मुझे मिला नहीं वो वीडियो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। बाकी अगर उसको वीज़ा मिला है तो फिर मुझे ये तहकीक करना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए वो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। जब उसको मिला है तो फिर बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए मुल्क क्रॉस करने का वीज़ा। क्योंकि मैं बात करके बैठा हुआ हूँ, मैंने जो आपको बताया ना, मेरी ये मसले पे 15 वीडियो है, 15, 1-2 भी नहीं है, 15 वीडियो देखो आप, और मैंने सबको नंबर दिए हुए हैं। और जब ये वीडियोस मैंने अपलोड किया था, कम से कम मेरे साथ चलने के लिए 100 से ज़्यादा लोग तैयार थे। उनमें से बम्बई के तो एक साहब है, उन्होंने मुझे तो बुलेट तक ऑफ़र कर दिए थे। बोले मुफ्ती साहब मेरी तरफ से आपको बुलेट हदिया, मैं तुमको शोरूम की नई बुलेट, मेरे पास में भी है, बोले एक बुलेट मैं तुमको भी दिला के दूंगा, अपन बुलेट पे चलेंगे और एक पूरी जमात और टीम तैयार करेंगे। तो मैंने उनको कहा था, मैं बोला भाई अभी तो ऐसा है ना कि प्लान चल रहा है, इसको हम लाएंगे अमल में, क्योंकि अपने को अगर ये अमल करना है तो अपने को कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले निकलना पड़ेगा। और बहुत तफसीली मेरी उनसे बात हुई थी बम्बई वाले साथी से। ऐसे ही बहुत सारे उलामा तैयार हुए। हमारे मुफ्ती शाहिद साहब है आज़मगढ़ यूपी के, और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। मुफ्ती साहब ने भी मेरे से कहा, बोले वो सफ़र जब भी शुरू होगा तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और बहुत सारे लोग जो है ना, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, इधर से उधर से, यानी पैदल, यानी बाय रोड जो हज का सफ़र है। अब लोगों का मसला कैसा है, उनको पता चला कि भाई कुछ लोग जा रहे हैं तो चलो अपन भी चलते साथ में उनके, क्योंकि अपने को, यानी लोगों, एक जमात अगर पूरी तैयार हो रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने को तैयार है। मगर अभी फ़िलहाल के हालात, जो ये बात है आज से 3 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम इसको अमल में लाते उससे पहले ही ये कोरोना के मसले मसाइल पैदा हो गए। और ये सारे मसले मसाइल पैदा होने के बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया अभी तक बराबर से जो है अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई। लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जब कभी भी दुनिया के हालात साजगार होते हैं, चाइना के हालात साजगार होते हैं, चाइना अपने सारे बॉर्डर ओपन कर देता है, ऐसे ही जो है म्यांमार के भी हालात, क्योंकि म्यांमार का अगर बॉर्डर भी ओपन होता है तब भी वहाँ सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं है। ऐसे हालात चल रहे हैं वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ ना, अब भी कल परसों ही मैंने जो है न्यूज़ देखा था, वो 400 घर जलाने की, और उसके अलावा कितने लोगों को उन्होंने अपने ही मुल्क के लोगों की जान ले ली है। तो हालात ख़तरनाक है वहाँ के। तो इंशाअल्लाह हम देखते हैं मुस्तक़बिल में जब भी कभी जो है ना बाय रोड हज को जाने का कुछ प्लान बनता है तो हम ऐलान करेंगे, और इंशाअल्लाह उसके लिए कुछ ना कुछ तरतीब बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि शिहाब भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे, और बिल्कुल पैदल बाय रोड बिल्कुल हज होना चाहिए, कर सकते हैं, और कोई मसला नहीं है, वो बहुत आसान, बहुत सिंपल है। अगर पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर खोल दिया ना और सबको वीज़ा देना शुरू किया तो मैं समझता हूँ अपन एक टूरिस्ट वो शुरू कर सकते, बस इंडिया टू मदीना जो है बाय बस, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन मसला यही है कि बीच में सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान वीज़े का। और शिहाब भाई को जो मिला वो कैसे मिला उसकी तहकीक ज़रूरी है, या तो फिर हो सकता उनके पास इंडियन पासपोर्ट ही नहीं है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह हम तमाम को जो है इस तरह के आज़्म और इरादे करने वाला बनाएं, और इस तरह से अपने घर की ज़ियारत के लिए हर गरीब को, हर इंसान को, हर मुसलमान को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।